हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। लास्ट क्लास में हम लोग कंपनी का डेफिनेशन पढ़े थे और क्लास ऑफ कंपनी हमारा लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन था, जहां पे हम लोग तीन प्रकार का कंपनी, डोमेस्टिक कंपनी, इंडियन कंपनी और फॉरेन कंपनी के बारे में डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे, जिसमें हम लोग फॉर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और बाकी सारे टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। डिस्कशन शुरू करने से पहले बता दूं, डिस्क्रिप्शन के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से ज्वाइन कर लेना ताकि सारा अपडेट तुम लोगों को मिलता रहे। साथ ही साथ में हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट सेम होता है, तो जो जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है अपने सिलेबस को कंपेयर कर ले यहाँ के साथ, और 95% केसेस में तुमको सेम ही सिलेबस मिलेगा। उसके बाद टॉपिक का पीडीएफ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड करके क्लासेस किया जा सकता है। चलो हम शुरू करते हैं। फॉर्म, फोर्थ डेफिनेशन है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? फॉर्म मींस अ पार्टनरशिप फॉर्म। कभी कभार दोस्तों के साथ हम लोग प्लान बना लेते हैं, तू और मैं मिलके बिजनेस करेंगे। अब हम दो जो मिलके बिजनेस करेंगे उसमें हम दोनों का रिस्क होगा, हम दोनों का प्रॉफिट होगा, हम दोनों का सभी लाइबिलिटी होगा, सभी एसेट हम दोनों को बिलोंग करेगा। तो अब इसके लिए हमको क्या बनाना पड़ेगा? एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाना पड़ेगा। देखो डेफिनेशन में आते हैं पार्टनरशिप फॉर्म का। अ पार्टनरशिप फॉर्म इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन who have agreed to share the profit, who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। सभी लोग मिलके बिजनेस कर सकते हैं या फिर सभी लोगों के बिहाफ में कोई एक पार्टनर भी बिजनेस कर सकता है। मतलब मान लो हम तीन पार्टनर हैं, तीनों पार्टनर में से दो बहुत बिजी रहते हैं लेकिन उनके पास ढेर सारा पैसा है, मैं बहुत खाली बैठा रहता हूं, मेरे पास पैसा नहीं है। तो हम तीन मिलके अगर बिजनेस करें तो हो सकता है बिजनेस को मैनेजमेंट करने का, बिजनेस को संभालने का रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ले लूं और वो दोनों का इन्वेस्टमेंट करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तो इस प्रकार के केसेस में एक्टिंग फॉर ऑल, मैं सभी के बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूं, मैं सभी के बिहाफ पे बिजनेस को कैरी कर रहा हूं, सभी लोग हम लोग प्रॉफिट शेयर करेंगे। सारा काम कौन करेगा? मैं करूंगा। प्रॉफिट सभी के हिस्से में आएगा बिकॉज वो लोगों ने भी पैसे को इन्वेस्ट किया हुआ है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर और कॉल्ड इंडिविजुअली पार्टनर्स एंड कलेक्टिवली फॉर्म। हम इंडिविजुअली सभी क्या कहलाएंगे? पार्टनर्स कहलाएंगे, और हमारा जो ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या कहलाएगा? एक फॉर्म कहलाएगा, मतलब एक पार्टनरशिप फॉर्म कहलाएगा। ठीक है, अब हमारे लिए बीकॉम के लिए इतना बहुत है, पढ़ लिया जाए तो, लेकिन साथ में कुछ पॉइंट्स और लिखा गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को लेके। एक बार थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। द टर्म फॉर्म, पार्टनर और पार्टनरशिप फॉर्म हैव द सेम मीनिंग असाइन टू देम इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इंडिया में एक पार्टनरशिप एक्ट है 1932, हमको इसके अकॉर्डिंग हमारा पार्टनरशिप बनाना पड़ता है। पार्टनरशिप का एक डीड होता है, एक स्टाम्प पेपर में हम सब मिलके लिखते हैं, हम ये काम करेंगे, ऐसा 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 करेंगे। हम एक नोटारी के पास जाके उसको रजिस्टर कर लेते हैं, उसको हम लोग स्टाम्पिंग करवा लेते हैं। हम सभी जाके नोटारी के सामने कबूल करते हैं कि मैं कबूल करता हूं, मैं ऐसे ऐसे बिजनेस करूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मुझे मेरा इतना लाइबिलिटी होगा, मेरा इतना रुपए लगेगा, मैं इतना प्रॉफिट लूंगा, सभी कुछ हम लोग पार्टनरशिप डीड के अंदर लिख देते हैं। इन एडिशन द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड द टर्म लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। एक ये नया कॉन्सेप्ट आ गया है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप का। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप मतलब पार्टनर्स का लाइबिलिटी लिमिटेड होगा। मतलब अगर एक बहुत बड़ा अनएक्सपेक्टेड लॉस हो गया, मान लो एक ऐसा कुछ लॉस हो गया जिसका लाइबिलिटी हमको पे करने के लिए हमारे फॉर्म का अगर हम सारा एसेट बेच दें तब भी हम उसको पे नहीं कर पाएंगे, उसके बाद भी हमको पैसा कहीं ना कहीं से लाना पड़ेगा। तो उस केस में हम लोग उस प्रकार के रिस्क से बचने के लिए हम लोग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप बनाते हैं, जिसमें लिमिटेड होगा लाइबिलिटी पार्टनर्स लोगों का। उसके बहुत सारे रूल्स हैं, किसी पार्टनर का लिमिटेड होगा, किसी का अनलिमिटेड होगा, इस प्रकार के बहुत सारे रूल्स हैं। हम लोगों को उतना डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन जितने भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप्स होते हैं इनको एलएलपी बोला जाता है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी बोला जाता है, और वो भी एक पार्टनरशिप फर्म ही होता है। ठीक है, चलो उसके लिए एक अलग से एक्ट बनाया गया है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, अभी अभी आया है 2008 में। अभी मतलब हो गया 10-15-20 साल, 15 साल हो गए हैं, 10-12 साल तो हो चुका है टाइम उतना। ठीक है, चलो हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पज अ माइनर, माइनर मतलब बच्चा, 18 साल से कम बच्चा एडमिटेड टू द बेनिफिट्स ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप विल आल्सो बी ट्रीटेड एज पार्टनर। उसको भी हम पार्टनर बना सकते हैं, लेकिन वो पार्टनर कैसा होगा? वो सिर्फ बेनिफिट का पार्टनर होगा, मतलब वो लॉस का पार्टनर नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ
बेनिफिट लेगा, मतलब अगर प्रॉफिट होता है तो वो लेगा, लॉस होता है तो वो नहीं देगा, बिकॉज वो माइनर है। ठीक है, चलो उसके बाद है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक है एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन को पहचानने के लिए कुछ कॉमन चीजें हैं, कुछ पॉइंट्स है, उसको देख लेते हैं क्या है। व्हेन पर्सन कंबाइन टुगेदर फॉर प्रमोशन ऑफ अ जॉइंट एंटरप्राइज, दे आर एक्सेसिबल एज एओपी। एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब एओपी। इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एओपी, यहां से हमारे लिए बीकॉम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू कॉन्स्टिट्यूट एन एसोसिएशन person must join for a common purpose or action and their object must be to produce income। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए, इनकम का जनरेशन। कॉमन पर्पज होना चाहिए, इनकम का जनरेशन करने का पर्पज होना चाहिए। इट इज नॉट इनफ दैट अ पर्सन रिसीव द इनकम जॉइंटली। co-heirs, legal co-donors joined together for a joining together for a common purpose or action would be chargeable as AOP। एक एग्जांपल के साथ पूरा क्लियर होगा, जैसे मिस्टर यस एबीएन को एक फॉर्म था, एक्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी था, सभी मिलके क्या किए, एक कॉमन पर्पस के लिए आए और उन्होंने सोचा कि हम लोग कोई एक बिजनेस एक्टिविटी कैरी करेंगे। कौन कौन है, मिस्टर यस है, ये कौन है, एक इंडिविजुअल है, ये कौन है, एक फर्म है, और ये कौन है, एक कंपनी है। तीनों मिलके एक जॉइंट किसी एग्रीमेंट करते हैं जिसमें वो लोग एक कॉमन पर्पस के लिए कोई बिजनेस कर रहे हैं जिससे वो लोग प्रॉफिट जनरेट करना चाहते हैं। तो ये लोगों का टैक्सेशन कैसा होगा, ये लोगों को हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन के नाम से जानेंगे कि तीन अलग अलग पर्सन आपस में एसोसिएट करके कोई बिजनेस कर रहे हैं। इनको हम फर्म नहीं बोल सकते, इनको हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन बोलेंगे, बिकॉज इसमें और भी बहुत सारे कॉमन पर्पज होता है, बहुत सारी चीजें पॉइंट होता है, तो ये बहुत सारा और भी इसमें आता है, उतना डिटेल में हम लोगों को जाना नहीं है। बीकॉम पढ़ रहे हैं हम लोग, तो हमको हमारे लिमिट में रहना है। हमको अननेसेसरी अगर हम टॉपिक्स को एक्सटेंड करेंगे तो हमको एग्जाम्स में भी तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। ठीक है, टू कैरी ऑन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी अदरवाइज देन एज अ पार्टनरशिप फॉर्म सच एसोसिएशन विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। उसके बाद देखो एक और ऐसा टॉपिक है जो बेवकूफ बना रहा है हमको, जिसका नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। क्या बेवकूफ बनाया, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल एओपी के साथ समान होता है, मतलब इसके ऊपर वाले टॉपिक एसोसिएशन ऑफ पर्सन के साथ समान होता है। एक डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, एओपी में जैसे कौन कौन मेंबर थे, एक एबीएन को मेंबर था, एक एक्स प्राइवेट लिमिटेड मेंबर था और मिस्टर यस मेंबर था। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर हो सकते हैं, मतलब फॉर्म मेंबर नहीं बन सकता, एक्स प्राइवेट लिमिटेड भी मेंबर नहीं बन सकता, मतलब जितने भी मेंबर होंगे सब क्या होंगे, इंडिविजुअल ही होंगे। उसको हम क्या बोलेंगे, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोलेंगे। इन केस ऑफ बीओआई ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ मेंबर। तो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस हुआ एओपी और बीओआई में, एओपी का मतलब है कोई भी मेंबर बन सकता है, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, या चाहे वो कुछ और हो, वो मेंबर बन सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के केस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल ही मेंबर बनेगा, बाकी और कोई मेंबर नहीं बनेगा। ठीक है, उसके बाद वेयर इन केस ऑफ एओपी एनी पर्सन कैन बी अ मेंबर एंड एंटिटीज लाइक कंपनी फर्म एक्सेट्रा कैन बी द मेंबर ऑफ एओपी बट नॉट बीओआई। इन केस ऑफ एओपी member voluntarily come together with a common will for a common intention or purpose, whereas in case of BOI such common will may or may not present। एक और बड़ा डिफरेंस, क्या है डिफरेंस, एओपी में एक कॉमन पर्पस होना जरूरी है, सभी का एक कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है, लेकिन बीओआई में वो होना जरूरी नहीं है। तो दो डिफरेंस एओपी और बीओआई के बीच में, पहला तो एओपी में सभी लोग मेंबर बन सकते हैं, चाहे वो एक फॉर्म हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई भी हो। बीओआई में कोई भी मेंबर नहीं बन सकता, सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल मेंबर बन सकता है। दूसरा डिफरेंस क्या है एसोसिएशन ऑफ पर्सन में बीओआई में, एओपी के केस में कॉमन पर्पस होना जरूरी है, सभी का एक कॉमन पर्पस होना जरूरी है, लेकिन बीओआई के केस में कॉमन पर्पस नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलो उसके बाद है लोकल अथॉरिटी। देखो कितना आसान है, लोकल अथॉरिटी द टर्म मीन्स अ म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ पोर्ट कमिश्नर्स और एनी अदर लीगली एंटाइटल्ड टू और इंटरेस्टेड बाय द गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट, जो बहुत सारे लोकल अथॉरिटीज गवर्नमेंट बनाता है इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, म्युनिसिपलिटी हो गया, इस प्रकार के बहुत सारे अथॉरिटीज बनाता है, उनको हम लोग लोकल अथॉरिटी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद है हमारा आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब हर वो आदमी जो ऊपर कैटेगरी में नहीं आ पाया, वो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के कैटेगरी में आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा जो एसेसेबल है, जिसके ऊपर टैक्स लग सकता है, जिसके ऊपर गवर्नमेंट कोई भी प्रकार का असेसमेंट कर सकता है,
वो अगर 1 से 7 के कैटेगरी में नहीं आ रहा है तो उसको हम कहाँ डाल देंगे, 8 नंबर कैटेगरी में डाल देंगे। जैसे एग्जांपल बार काउंसिल हो गया, यूनिवर्सिटी हो गया, जो तुम्हारा एग्जाम ले रहा है बीकॉम का, बच्चों को परेशान कर रहा है, वो यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। जैसे संबलपुर यूनिवर्सिटी हो गए, उड़ीसा के यूनिवर्सिटी हो गए, और भी जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं, सभी यूनिवर्सिटीज इसके अंदर में आ जाएंगे, ठीक है। पढ़ते हैं क्या, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन आर द पब्लिक कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश अंडर स्पेशल एक्ट, दिस इज द रेसिडुअल कैटेगरी। रेसिडुअल मतलब बच्चे खुचे सब यहाँ आ जाते हैं। कुड कवर ऑल आर्टिफिशियल पर्सन विद अ जुरिडिक्टिक पर्सनालिटी नॉट फाइंडिंग अंडर एनी अदर कैटेगरी ऑफ पर्सन। ऊपर कहीं पे भी जो नहीं आ पाया वो कहाँ आ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन के कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। चलो उसके बाद ये तो हो गया हमारा पर्सन का डेफिनेशन। 8 प्रकार के पर्सन का डेफिनेशन हम लोगों ने पढ़ लिया। उसके बाद है हमारा इनकम का डेफिनेशन, जो कि देखना ध्यान से, इनकम क्या बोलता है, इनकम का डेफिनेशन। अब इनकम क्या होता है, क्या समझाएं, क्या समझाने वाला एक चीज है। इनकम क्या होता है, इनकम मतलब सभी पैसा जो कमा रहे हैं, चाहे वो किसी भी तरीके से कमाए। इसका डेफिनेशन इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, इसमें हर प्रकार का पैसा आ सकता है। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिखा हुआ है, समझने लायक कोई भी चीज नहीं है। जो ब्लैक से हाईलाइटेड पोर्शन है, पीडीएफ में देख रहे होगे स्क्रीन में, जो ब्लैक से हाईलाइटेड पोर्शन है वो सभी क्या है, हमारा इनकम का पार्ट है। जरूरी नहीं है जितना लिखा गया सिर्फ उतना हो, उसके अलावा और भी कोई भी प्रकार का पैसा अगर हमको रिसीव हो रहा है तो वो इनकम का पार्ट हो सकता है, ठीक है। तो डेफिनेशन ऑफ इनकम में देखते हैं क्या क्या इंक्लूडेड होता है। प्रॉफिट एंड गेन्स, कहाँ से, बिजनेस से या प्रोफेशन से। जो भी बिजनेस कर रहे हैं, जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, उस पर जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी गेन्स होगा, सब आ जाएगा। डिविडेंड, जो कंपनी देता है शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड देता है हर साल, डिविडेंड। वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कोई भी प्रकार का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन को जो मिल रहा है, वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशन। प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी, मतलब सैलरी की जगह अगर किसी एम्प्लॉय इस बेसिस पे ज्वाइन किया, मान लो मेरे पास एक एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय परफॉर्मेंस बेसिस पे ज्वाइन किया, या प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी का मतलब होता है, मान लो मैं उसको ज्वाइनिंग करवाया और उसको ये बोला कि जितना प्रॉफिट होगा कंपनी का उसका 5% तुझे दे देंगे सैलरी के तौर पे। प्रॉफिट होगा, तू अच्छा काम करेगा तो प्रॉफिट होगा, तू अच्छा काम नहीं करेगा तो प्रॉफिट नहीं होगा। जो भी क्रिटिकल पोजीशन पे होते हैं, मतलब टॉप मैनेजमेंट पोजीशन पे होते हैं, उनका जनरली परक्विजाइट और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी उनको दिया जाता है। सैलरी के जगह एक परसेंटेज प्रॉफिट, तो वो लोग अपने आप काम करेंगे, क्योंकि वो जितना ज्यादा प्रॉफिट कमा के देंगे कंपनी को, उनका सैलरी उतना ज्यादा होगा। तो वो सारे पोर्शन हमारे इनकम के अंदर में आ जाता है। परक्विजाइट मतलब सैलरी को छोड़ के अगर और कोई प्रकार का बेनिफिट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है तो। स्पेशल अलाउंस और बेनिफिट, कोई प्रकार का स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है, जान मान लो दिवाली में बोनस दिया जा रहा है, या और कोई प्रकार का स्पेशल अलाउंस दिया जा रहा है एम्प्लॉय को, तो वो सभी आ जाएंगे यहाँ पे। एनी अलाउंसेस ग्रांटेड टू द एसएससी, एम्प्लॉय को छोड़ो, कोई भी एसएससी को अगर किसी भी प्रकार का अलाउंस मिल रहा है, मतलब ओवरऑल सरकार को इनकम का डेफिनेशन यही समझाया हमको कि किसी भी प्रकार का पैसा मिल रहा है जो कमाई के टाइप का है, जो मतलब एक्स्ट्रा इनकम आ गया, वो हमारा क्या होगा, इनकम के अंदर में इंक्लूड होगा, ठीक है। मतलब जैसे कि अगर डिविडेंड मिल रहा है तो हमारा शेयर्स तो हमारे पास है ही, साथ में हमको कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिला डिविडेंड के नाम का, तो वो हमारा इनकम हो जाएगा। बैंक में एफडी किए, इंटरेस्ट मिला, तो वो हमारा डिविडेंड हो जाएगा। तो वो सभी हमारा इनकम के इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजाइट्स, द वैल्यू ऑफ एनी बेनिफिट और परक्विजाइट वेदर कन्वर्टेबल इनटू मनी, whether convertible into money or not, obtained from a company आइदर बाय अ डायरेक्टर और एनी पर्सन। वहां पे कंपनी के द्वारा ऑब्टेन किया गया, डायरेक्टर के द्वारा, यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के द्वारा जनरेट किया गया। तुम लोगों को पूरा डेफिनेशन पढ़ने का जरूरत नहीं है, कोई भी 5 7 8 पॉइंट छोटा छोटा जो है वो पढ़ सकते हैं, उतना हमारे लिए मोर देन सफिशिएंट होगा। क्योंकि यहाँ पे जितना भी पॉइंट्स मैं लिखा हूँ, इसके अलावा भी और बहुत सारे पॉइंट्स है, मैं कुछ ही पॉइंट यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हूँ, 8-10 पॉइंट पढ़ लेना, मोर देन सफिशिएंट होगा, ठीक है। डीम्ड प्रॉफिट, उसके बाद आ जाता है हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। कैपिटल गेन आ गया, मान लो को मैं जमीन बेचा, मेरा प्रॉपर्टी बेचा, जिसपे मुझे कैपिटल गेन हो गया, मतलब प्रॉफिट हुआ, तो वो पैसा आ जाएगा। प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस, कोई इंश्योरेंस का बिजनेस कर रहा हूँ उस पर हो गया, कोई बैंकिंग का बिजनेस कर रहा हूँ, बैंकिंग बिजनेस से प्रॉफिट आ गया। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, क्रॉसवर्ड पजल्स, रेसेस, कौन बनेगा करोड़पति पे गया, 7 करोड़ रुपए जीत लिया मैं, तो अमिताभ बच्चन जो चेक साइन करके देगा ना, वो भी मेरा इनकम ही होगा, उस पर भी मेरा टैक्स लगेगा, ठीक है। तो विनिंग फ्रॉम लॉटरी लग गया कोई, मान लो धनु यात्रा में, जो यहाँ पे बरगढ़ का बहुत ही फेमस है, जहाँ पे ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उड़ीसा के बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ऑल ओवर वर्ल्ड में धनु यात्रा के नाम से बरगढ़ जाना जाता है।
जब यहाँ पे धनु यात्रा होता है तो यहाँ पे बहुत सारे लॉटरीज बिकता है, बहुत लोग लॉटरीज को सब्सक्राइब करते हैं। तो वो लॉटरीज मान लो मैं खरीदा और उस केस में मेरा बहुत बड़ा कोई लॉटरी लग गया, तो उसको वो भी मेरे लिए होगा, ठीक है। इस प्रकार का और भी बहुत प्रकार का इनकम होता है, जैसे कीमेन इंश्योरेंस पॉलिसी हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, प्रोविडेंट फंड हो गया, सुपर एनुएशन फंड, कोई कंट्रीब्यूशन दे रहा है, मेरा एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन दे रहा है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन दे रहा है, सभी चीज यहाँ पे आ जाता है। इतना डिटेल में हम लोगों को पढ़ना नहीं है। फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, एनी कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन इशू ऑफ शेयर्स, मनी रिसीव्ड एडवांस, मनी और वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन, कोई फ्री में तुमको अपना प्रॉपर्टी का मालिक बना दिया तो वो भी तुम्हारे लिए क्या होगा, इनकम होगा। कंपेंसेशन और एनी अदर पेमेंट, सब्सिडी मिल रहा है, ग्रांट मिल रहा है कहीं से, तो ये सारे हमारे क्या हो जाते हैं, इनकम के अंदर में आ जाता है, ठीक है। तो डेफिनेशन मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे दिया हूँ, मतलब 20-25 पॉइंट दिया हूँ, जिसमें से तुम कोई भी 5-7 पॉइंट छोटा छोटा देख के पढ़ सकते हो। सारा पॉइंट पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, और ऐसा नहीं कि सारा पॉइंट पढ़ लिए तो इनकम का डेफिनेशन कवर हो गया, इसके बाद भी और हजारों पॉइंट है, तो ऑब्वियस सा बात है सभी पॉइंट हम लोग पढ़ नहीं सकते, तो हम लोग कोई 5-7-8 पॉइंट अपने मन से 8 पॉइंट पढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है हेड ऑफ इनकम। हेड ऑफ इनकम मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूनिट नंबर 2 ये है हमारा सिलेबस का, यूनिट 2 ये है, यूनिट 3 ये सभी यूनिट 4, 5, 6 में आ जाएगा। मतलब इसके बाद जो हम सिलेबस में पढ़ने वाले हैं वो हम सभी हेड ऑफ इनकम के बारे में एक एक करके डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं सबसे पहले हेड ऑफ इनकम क्या होता है। सबसे पहला हेड ऑफ इनकम है इनकम फ्रॉम सैलरीज। इनकम, अगर मैं किसी कंपनी में काम करता हूं और मुझे सैलरी मिलता है तो मेरा इनकम क्या होगा, इनकम, हेड इनकम यहाँ पे चला जाएगा इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर। मतलब अलग अलग कैटेगरी ऑफ पर्सन का इनकम अलग अलग प्रकार के हेड में जाता है, तो उसको हम अलग अलग प्रकार से टैक्सेशन में लाते हैं, तो अलग अलग करके हेड किया गया है। 5 मेजर हेड बनाया गया है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा। सबसे पहला है सैलरी। कोई भी एम्प्लॉय जो काम करता है उसको कंपनी से सैलरी मिलता है, उसका इनकम कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम सैलरीज के अंदर में जाता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर होता है, मान लो मेरा कोई जमीन है, मेरा कोई दुकान है, मेरा कोई घर है जिसको मैं भाड़े पे लगा दिया हूँ, किसी दुकान, घर, कोई प्रॉपर्टी को मैं रेंट पे लगा दिया हूँ। बहुत सारा प्रॉपर्टी था, 2-3 फ्लैट में क्या कर दिया हूँ, रेंट पे लगा दिया हूँ, जिससे महीने का 20-30 हजार रुपए मेरा रेंट आ जाता है। उसका इनकम जो है वो कहाँ जाएगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर जाएगा। मतलब लोगों का जो रेंटल इनकम होता है, रेंटल इनकम होता है, वो सारा इनकम कहाँ जाता है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर में जाता है। उसके बाद मान लो मेरा कोई बिजनेस है, मेरा कोई प्रोफेशन है, मैं टीचर हूँ, या फिर मेरा कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफिस है, या फिर मैं कोई बिजनेस करता हूँ, कोई बड़ा कंपनी खोला हूँ, या कोई दुकान खोल के बैठा हूँ, सभी चीजों का प्रॉफिट कहाँ जाता है, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। अगर प्रोफेशन है तो प्रोफेशन, जैसे डॉक्टर हो गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए, उनका इनकम जाएगा इनकम फ्रॉम प्रोफेशन के अंदर। जो दुकान खोल के बैठे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो सभी जाएगा इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर, ठीक है। सभी कहाँ जाता है, हेड नंबर 3 के अंदर में आ जाता है। हेड नंबर 4 में है कैपिटल गेन। कैपिटल गेन क्या होता है, मेरा कोई प्रॉपर्टी बेचा, जमीन में कोई गेन हो गया, प्रॉफिट हो गया। मान लो मैं एक जमीन खरीदा था 2010 में 1 लाख का एक जमीन खरीदा था, अभी चल रहा है 2021। अब क्या होगा, ये मान लो मैं बेच दिया इसको 15 लाख का बेच दिया, प्रॉफिट हो गया। 14 लाख का प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, इस प्रॉफिट पे मुझे टैक्स देना पड़ेगा, इंडेक्सेशन वगैरह सब करेंगे हम लोग, तो इसके बाद मुझे क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। तो जो भी मेरा इंडेक्सेशन के बाद जो भी मेरा टैक्सेबिलिटी आएगा, जो भी इनकम आएगा, वो सभी कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन्स के अंदर में जाएगा। मतलब जितना भी प्रॉपर्टी रिलेटेड ट्रांजेक्शन होता है, जितना भी हमारा शेयर परचेज सेल किया जिसपे मुझे बहुत प्रॉफिट हो गया, शेयर मार्केट पे ट्रेडिंग किया जिसपे मुझे प्रॉफिट हो गया, तो इस प्रकार का जितना भी होता है वो सब कहाँ जाता है, कैपिटल गेन्स के अंदर में जाता है। मतलब बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितना भी इनकम होता है वो सारा कैपिटल गेन्स के अंदर में जाता है, इंटरेस्ट और डिविडेंड को छोड़ के, ठीक है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, मतलब ऊपर जो नहीं आ पाया सब कहाँ आ जाएगा, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। मतलब इसके बाद जो बच गया, चारों हेड के बाद जो पैसा बच गया जिसको हम कहीं पे भी नहीं कंसिडर कर पाए, वो कहाँ चला जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर में चला जाएगा। मतलब बचा खुचा सारा पैसा अदर सोर्सेस में चला जाएगा। क्लियर है। 5 हेड ऑफ इनकम, पांचों हमारे सिलेबस में है, डिटेल में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 2 में सैलरी है, यूनिट नंबर 3 में हाउस प्रॉपर्टी है, प्रॉफिट एंड गेन्स भी है, कैपिटल सोर्सेज भी, सब कुछ हमारे सिलेबस के अंदर में। मतलब मान के चलो इस यूनिट के बाद, यूनिट 1 के बाद हमको यही 5 हेड हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। मतलब ये पॉइंट को हम लोगों को पूरा डिटेल में सिलेबस के एंड तक
इतना ही हमारे सिलेबस में ये पांचों हेड को पूरा डिटेल में पढ़ना है। एक एक यूनिट बना के रखा है, सैलरी को यूनिट 2 बना के रखा है, हाउस प्रॉपर्टी को यूनिट 3 बना के रखा है। इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करके रखा गया है। तो यहां तक के लिए हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ग्रॉस टोटल इनकम क्या होता है, टोटल इनकम क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स क्या होता है, मैक्सिमम मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स जो 2 सेक्शंस के अंदर है अलग अलग, हम वो पढ़ेंगे। उसके बाद टैक्स अवॉइडेंस क्या होता है, टैक्स प्लानिंग क्या होता है। बस इसके बाद हमारा हो जाएगा यूनिट 1 का पार्ट ए ओवर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में। याद रखिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जब भी नया वीडियो आए तो तुम लोगों को अपडेट मिलता रहे। साथ ही साथ में शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, पूरा फ्री है, तो सभी वीडियो का फायदा हर कोई उठा सके। जितना ज़्यादा शेयर होगा, जितना ज़्यादा लोग व्यू करेंगे वीडियोस को, उतना ही हम लोगों को मोटिवेशन होगा ताकि हम लोग और भी पूरे सिलेबस को जितने जल्द हो पाए हम लोग कवर कर पाए। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, बाय बाय।